गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। और सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है जी। 11 बजकर ठीक 22 मिनट हो चुके हैं। तारीख आप जानते हैं, आज 3 मार्च 2021 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से मुझे बताइए कि लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था, बस उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोगों के नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है भाई, सुप्रभात। ओके, लास्ट क्लास में मोहम्मद गजनवी हो गया था बेटे। साक्षी, मोहम्मद गजनवी नहीं, महमूद गजनवी, महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी हमने पढ़ लिया था। ओके, कहने का मतलब है कि हम लोग मेडिवल इंडिया में या मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले इस्लाम और भारत में अरबों के आक्रमण के बारे में। उसके बाद हम पढ़ रहे थे टर्किश इन्वेजन इन इंडिया, भारत में तुर्क आक्रमण, जिसमें हमने महमूद गजनवी के बारे में बात कर ली थी। और आज हम बात करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। बिल्कुल सही। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत, 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का पीरियड। और इसमें हम बात कर रहे थे अबाउट टर्किश इन्वेजन्स इन इंडिया, भारत में तुर्क आक्रमण। तो भारत में तुर्क आक्रमण में या टर्किश इन्वेजन में हम महमूद गजनवी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और महमूद गजनवी के बाद आज हम बात करेंगे, हेडिंग डाल लीजिए, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का पीरियड 1175 से लेके 1206 तक रहा। महमूद गजनवी के बाद जो अगला तुर्क आया, जो अगला टर्किश आया, ही इज नोन एज मोहम्मद गौरी। उसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो मोहम्मद गौरी था वो भी एक तुर्क था। एंड ही वॉज आ शंसबानी टर्किश, ये एक शंसबानी तुर्क था। इसके कुल या इसके क्लैन का नाम क्या था? शंसबानी। ये एक शंसबानी तुर्क था और उसी जगह से आया था जहां से महमूद गजनवी आया था, यानी कि अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान से। मैंने कल आपको बताया था अफगानिस्तान में ही एक जगह है जो क्या कहलाती है? गजनी कहलाती है। और उसी गजनी से ही आया मोहम्मद गौरी भी। हालांकि महमूद गजनवी भी वहीं से आया था, लेकिन उस समय वहां पर यामनी वंश या गजनी वंश चल रहा था। और जिस समय मोहम्मद गौरी आया उस समय वहां पर गौर वंश चल रहा था। और क्योंकि ये गौर वंश का शासक था, इसीलिए कहलाता है, इतिहास में प्रसिद्ध है मोहम्मद गौरी के नाम से। क्या क्या लिख के भेज रहे हैं सर? अफगानिस्तान एंड टर्की तो अलग अलग हैं। ओ माय गॉड, अफगानिस्तान और टर्की तो अलग अलग हैं। अच्छा जी, बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है, अब आप मेरी बात 2 मिनट में समझ जाएंगे। आप का नाम है एक्स वाई जी, जो भी है, ठीक है। आप हिंदुस्तानी हैं, आपके पास हिंदुस्तान की नागरिकता है, ठीक है। लेकिन यदि आप जाकर अमेरिका में रहने लग जाएं, ठीक है, और अमेरिका में रहते हुए आप कोई महान काम कर दें, तो भी आप क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तानी कहलाएंगे। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। कहने का मतलब जो मोहम्मद गौरी था वो था एक तुर्क, वो था एक टर्किश, वो बिलोंग तुर्की से करता था या तुर्किस्तान से करता था और एक शंसबानी तुर्क था। लेकिन शासन किया करता था कहां पर? जाकर अफगानिस्तान के गजनी में, गौर वंश में। तो वो आया कहां से था? गजनी से, लेकिन वो था तो तुर्क। अब आप हिंदुस्तानी हैं, अब आप दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, अमेरिका में जाकर आप अमेरिकन थोड़ी हो जाएंगे। आप तो फिर भी क्या कहलाएंगे? हिंदुस्तानी कहलाएंगे, इंडियन कहलाएंगे। बस यही वाली बात है।
मोहम्मद गौरी जो गजनी नामक स्थान से ही आया, जो गौर वंश का शासक हुआ करता था, लेकिन हिंदुस्तान में यदि आने के उद्देश्य के बारे में बात करें या इसके पर्पस के बारे में बात करें तो थोड़ा सा अलग था। किससे? महमूद गजनवी से। मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी बार बार हिंदुस्तान पर इसलिए अटैक किया करता था क्योंकि वो यहां पर आकर धन लूटना चाहता था, और धन लूटने के लिए ही महमूद गजनवी यहां पर बार बार आया करता था। लेकिन यदि मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में आने का था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और ये चाहता था कि इसका साम्राज्य गजनी से लेके हिंदुस्तान तक क्या हो, विस्तृत हो और हिंदुस्तान तक फैला हो। यही उद्देश्य लेकर, और दूसरा इस्लाम धर्म का प्रचार का ही उद्देश्य लेकर, और हिंदुस्तान में एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर ही मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण, मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में अपना सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मोहम्मद गौरी का सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। आप जानते हैं प्रेजेंटली मुल्तान इज इन पाकिस्तान। वर्तमान में तो जो मुल्तान है वो कहां पर है? पाकिस्तान में है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का सबसे पहला हिंदुस्तान पर अटैक मुल्तान पर हुआ, और मुल्तान में आप जानते हैं करमाथी जाति के ही कुछ मुसलमान रहा करते थे, या करमाथी मुस्लिम्स रहा करते थे, और उन्हीं करमाथी जाति के मुसलमानों पर, उन्हीं करमाथी जाति के मुसलमानों पर ही भारत में सबसे पहला अटैक किया मोहम्मद गौरी ने, जो हुआ 1175 ईस्वी में। और इन्हीं करमाथी मुसलमानों के ही साथ लूटपाट करके मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौटा। लेकिन जब वो गजनी गया तो वो अच्छी तरीके से जानता था कि गजनी से ही उससे पहले एक और शासक महमूद गजनवी हिंदुस्तान जा चुका था, और हिंदुस्तान से लूटकर ला चुका था बहुत सारा धन, और उसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर भी अटैक किया था, जिसमें उसने भारी भरकम लूट की थी। इसीलिए मोहम्मद गौरी ने भी अपना अगला उद्देश्य, अपना अगला पर्पस ही क्या बनाया कि वो भी जाकर गुजरात पर अटैक करेगा और गुजरात में जाकर सोमनाथ मंदिर की लूट करेगा। इसीलिए इसके बाद इन 1178 मोहम्मद गौरी अटैक्ड गुजरात। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। और जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर गुजरात गया और इसने गुजरात पर आक्रमण किया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस समय द रूलर ऑफ गुजरात वॉज भीम सेकंड और मूलराज सेकंड। कल ही हमने पढ़ा था कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था और गुजरात पर अटैक किया था, उस समय वहां पर भीम प्रथम या भीम फर्स्ट नाम का शासक हुआ करता था, जो चालुक्य या सोलंकी वंश का शासक था। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया तो उस समय वहां पर रूल कर रहा था भीम द्वितीय, भीम सेकंड। और ध्यान रखेंगे यही मूलराज सेकंड या मूलराज द्वितीय भी कहलाता है, और ये भी उसी वंश का था जिस वंश का भीम प्रथम, कहने का मतलब चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश। गुजरात में ही अनहिलवाड़ नामक एक स्थान था, और ध्यान रखेंगे उसी अनहिलवाड़ नामक स्थान पर ही चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी, और उसी चालुक्य वंश में ही शासन किया करता था भीम प्रथम भी, और इधर भीम सेकंड और मूलराज सेकंड भी। जब 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया, तो जैसे ही वो अपनी सेना लेकर सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा, उस पर क्रॉस अटैक कर दिया, उस पर उल्टा आक्रमण कर दिया। किसने? मूलराज सेकंड ने। और क्योंकि मूलराज सेकंड वाज मोर पावरफुल देन मोहम्मद गौरी, क्योंकि मूलराज द्वितीय मोहम्मद गौरी से ज्यादा पावरफुल था, ज्यादा शक्तिशाली था, इसीलिए मोहम्मद गौरी का जो पक्ष रहा वो कमजोर रहा, और मोहम्मद गौरी को अपनी सेना लेकर वापस हटना पड़ा। लेकिन मूलराज द्वितीय ने, मूलराज सेकंड ने मोहम्मद गौरी का पीछा किया और मोहम्मद गौरी की सेना को पराजित किया। कहां पर? राजस्थान के माउंट आबू नामक स्थान पर। आप जानते हैं गुजरात और राजस्थान के ही बॉर्डर पर
राजस्थान में आप जानते हैं कि एक हिल स्टेशन है विच इज नोन एज माउंट आबू। उसी माउंट आबू नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी को पराजित किया, मोहम्मद गौरी को हराया मूलराज सेकंड ने, मूलराज द्वितीय ने। इन 1178 मूलराज सेकंड डिफीटेड गौरी इन माउंट आबू राजस्थान। मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया। और ये तथ्य आप इसलिए याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। यही मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहली पराजय थी। क्योंकि आपसे सवाल पूछेंगे कि बताइए, जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आया था तो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने हराया था? और जब आप ऑप्शंस की तरफ देखेंगे तो सबसे ही पहले ऑप्शन में आपको मिलेगा पृथ्वीराज चौहान। और हम जल्दबाजी में आंसर भी क्या लगा देंगे? पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि हमने बचपन से यही कहानी सुनी है कि मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आकर बार बार किससे हारता था? पृथ्वीराज चौहान से हारता था। लेकिन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वो पृथ्वीराज चौहान से नहीं बल्कि भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय से हारा था, जिसने उसे राजस्थान के माउंट आबू में पराजित किया था। तो ध्यान रखेंगे, दैट वाज फर्स्ट डिफीट ऑफ गौरी इन इंडिया। ये भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। ये भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। दैट वाज फर्स्ट डिफीट ऑफ मोहम्मद गौरी इन इंडिया। मूलराज सेकंड या भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया माउंट आबू में और उसे बंदी बना लिया, उसे कैद कर लिया। लेकिन इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भीम द्वितीय ने अपनी माता के कहने पर मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया था और मोहम्मद गौरी वहां से निकल भागा था। जब मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया गया तो मोहम्मद गौरी समझ गया कि जब तक गुजरात में मूलराज द्वितीय है या भीम द्वितीय है, तब तक गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट पाना इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए मोहम्मद गौरी उत्तर भारत की तरफ बढ़ा, और जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ा तो इसने अगले ही साल इन 1179 या 1179 ईस्वी में In 1179, Muhammad Gauri conquered Kashmir and Sindh। 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध पर अधिकार कर लिया और ये जाकर पहुंच गया कश्मीर और सिंध। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब मोहम्मद गौरी ने जाकर कश्मीर और सिंध पर अधिकार किया तो उसी समय नॉर्थ इंडिया में या उत्तर भारत में एक वंश चल रहा था, एक डायनेस्टी चल रही थी विच इज नोन एज चौहान डायनेस्टी, जिसे हम चौहान वंश के नाम से जानते हैं। जब मोहम्मद गौरी ने कश्मीर और सिंध पर अधिकार किया तो उसी समय हमारे उत्तर भारत में, हमारे नॉर्थ इंडिया में चौहान वंश चल रहा था, चौहान डायनेस्टी चल रही थी। और हम सब जानते हैं चौहान वंश दिल्ली, राजस्थान का अजमेर और सांभर में विस्तृत था। और चौहान वंश की राजधानी ही क्या हुआ करती थी? अजमेर वॉज इट्स कैपिटल। अजमेर इसकी राजधानी हुआ करती थी। आप जानते होंगे राजस्थान में ही अजमेर नामक स्थान है जो चौहान वंश के ही एक राजा अजय राज के द्वारा बसाया गया था। चौहान वंश में ही एक राजा हुआ है जिसका नाम है अजय राज। उसी अजय राज ने राजस्थान में अजमेर के ही निकट शाकंभरी नामक स्थान के ही पास इस अजमेर शहर की क्या की थी? स्थापना की थी। और यही अजमेर चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी। और आप जानते हैं कि चौहान डायनेस्टी में एक रूलर रूल किया करता था जिसे
आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। ये चौहान वंश का तीसरा पृथ्वीराज था, इसीलिए इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। लेकिन इतिहास में प्रसिद्ध है पृथ्वीराज चौहान के नाम से, और पृथ्वीराज चौहान को ही राय पिथौरा भी कहा जाता है। यही कहलाता है राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही बढ़िया सर, मैप भी बनाया करो समझ आए। बेटे आपको नहीं पता कश्मीर कहां पर है? क्या आपको नहीं पता दिल्ली अजमेर कहां पर है? ये बताइए। मैप बनाने से क्या हो जाएगा? मैप बनाने से आपको समझ में आ जाएगा। यदि समझ में आना होता तो मैंने ऐसी कौन सी जगह का नाम लिख दिया जो आप मैप में नहीं ढूंढ सकते? ये बताइए। या जिसकी लोकेशन आपको नहीं पता। मैंने अपने मुंह से कहा कि राजस्थान में है अजमेर और सांभर। राजस्थान कहां पर है ये आप जानते होंगे, है ना। मैंने कहा दिल्ली, तो दिल्ली तो आप डेफिनेटली जानते होंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, ये हिस्ट्री की क्लास है। ठीक है, हमारे पास टाइम वेस्ट करने के और भी बहुत सारे बहाने हैं, घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है यदि आप लोगों की तरीके से और आप लोगों के हिसाब से मैं चलूंगा तो फिर तो बेड़ा पार है। फिर ना तो सिलेबस होना और ना ही आप लोगों का सिलेक्शन होना। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपसे तो मैं हिंदुस्तान के सारे राज्य भी पूछ लूंगा कि कहां पर है, तो आप वो भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए है ना, यहां पर कोई जरूरत नहीं है मैप बनाने की, कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन आपको जरूरत है अपना लेवल थोड़ा सा ठीक करने की। आप बहुत पीछे चल रहे हैं सबसे। पृथ्वीराज चौहान उस समय चौहान डायनेस्टी या चौहान वंश में रूल किया करता था, जिसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का ही दरबारी लेखक, इसका ही एक परम मित्र हुआ करता था, जिसे हम चंद्रबरदाई के नाम से जानते हैं। पृथ्वीराज का ही दरबारी लेखक और इसका मित्र हुआ करता था चंद्रबरदाई। और इसी चंद्रबरदाई के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई, जो कि एक क्या है, एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। और आप जानते हैं इसे हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो के नाम से। ये कहलाता है पृथ्वीराज रासो। उधर सिंध और कश्मीर पर अधिकार किया मोहम्मद गौरी ने, और इधर उत्तर भारत में दिल्ली अजमेर सांभर में चल रहा था चौहान वंश, जिसमें रूल कर रहा था पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा। इसी का दरबारी लेखक चंद्रबरदाई हुआ करता था, जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा था। और यही पृथ्वीराज रासो वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, स्रोत है, जहां से हमें जानकारी मिलती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई लड़ाइयों के बारे में या भिड़ंत के बारे में। भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि जब सिंध कश्मीर में मोहम्मद गौरी रूल किया करता था, तो मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया करता था, आक्रमण किया करता था। लेकिन क्योंकि पृथ्वीराज चौहान वॉज मोर पावरफुल देन हिम, इसीलिए पृथ्वीराज चौहान उसे आसानी से पराजित कर दिया करता था। और जैसे ही मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हारता था तो माफी मांग लिया करता था, और पृथ्वीराज चौहान उसे बार बार माफ भी कर दिया करता था। ऐसा 16 बार हुआ, इट हैपेंड 16 टाइम्स। और ऐसा 16 बार हुआ, ऐसा 16 टाइम्स हुआ। ये कहना है किसका? चंद्रबरदाई का। किसमें? पृथ्वीराज रासो में। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि दोनों के बीच में कोई 16 बार आमने सामने लड़ाई नहीं हुई थी। केवल इन दोनों के बीच में तो 2 युद्ध लड़े गए थे, केवल 2 युद्ध। लेकिन चंद्रबरदाई कहता है कि पहले 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, और 17वीं बार पृथ्वीराज चौहान के भी सब्र का बांध टूटा। और इन दोनों के बीच में 1191 में एक युद्ध लड़ा गया, विच इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो कहलाता है तराइन का प्रथम युद्ध।
फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन या तराइन का प्रथम युद्ध आज वर्तमान में हरियाणा में जो करनाल जिला है, उसी करनाल जिले में एक जगह है तरावड़ी। वही तरावड़ी ही पहले क्या कहलाता था, तराइन कहलाता था। वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में लड़ा गया मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इतिहासकार कहते हैं कि दोनों पहली बार आमने सामने कब आए, तराइन के प्रथम युद्ध में आए। लेकिन चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में कहता है कि ये दोनों के बीच 17वीं भिड़ंत थी और 17वीं बार दोनों आमने सामने आए थे। जब तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया तो पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया गया। और यदि चंद्रबरदाई सच कह रहा है भाई, तो एक बार फिर से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया और मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर से माफी मांग ली और पृथ्वीराज चौहान ने माफ कर दिया मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी अपनी सेना लेकर वापस भाग गया। कहां पर? गजनी, जहां से वो आया था। कहने का मतलब पृथ्वीराज चौहान का ध्यान हटा किससे? गौरी से। इस गौरी से ध्यान हटा तो दूसरी गौरी में ध्यान लग गया और वो गौरी कहां रहती थी? कन्नौज में रहती थी। क्योंकि इसी समय, इसी के समकालीन कन्नौज में, आप सब जानते होंगे उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, इसी के समकालीन या इसी समय कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करती थी विच इज नोन एज गढ़वाल डायनेस्टी, जिसे हम गढ़वाल वंश कहते हैं। इसी समय कन्नौज में चल रहा था गढ़वाल वंश। और ध्यान रखेंगे, गढ़वाल वंश में ही एक प्रसिद्ध रूलर, शासक रूल किया करता था जो इतिहास में प्रसिद्ध है राजा जयचंद के नाम से। और इसी राजा जयचंद की ही पुत्री हुआ करती थी, डॉटर हुआ करती थी संयोगिता। और हम सब जानते हैं इसी संयोगिता से प्रेम किया करता था पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता से विवाह करना चाहता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था राजा जयचंद, क्योंकि राजा जयचंद तो पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक बार राजा जयचंद ने अपनी बेटी, अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित करवाया। और जब स्वयंवर आयोजित करवाया तो उस स्वयंवर में सारे के सारे राजाओं को आमंत्रण भेजा, इनविटेशन भेजा, लेकिन सिर्फ नहीं बुलाया पृथ्वीराज चौहान को। इसी बात से नाराज होकर पृथ्वीराज चौहान कन्नौज गया और भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा करके ले आया और संयोगिता के साथ विवाह कर लिया पृथ्वीराज चौहान ने। और जैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के साथ विवाह किया, इससे बेहद अपमानित और नाराज हुआ राजा जयचंद। और राजा जयचंद ने कसम खा ली कि इस अपमान का मैं बदला लेकर रहूंगा। किससे? पृथ्वीराज चौहान से। बस फिर क्या था, उधर गजनी में एक बार फिर से मोहम्मद गौरी योजना बना रहा था, प्लानिंग कर रहा था, स्ट्रेटेजी बना रहा था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने की। मोहम्मद गौरी कहां मानने वाला था? अगले ही साल मोहम्मद गौरी फिर आया और 1192 में लड़ा गया भारत के इतिहास का सबसे फेमस बैटल विच इज नोन एज सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जो कहलाता है दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। और ध्यान रखेंगे, भारत के इतिहास का सबसे फेमस बैटल ही कौन सा माना जाता है? तराइन का दूसरा युद्ध और द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जो एक बार फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। लेकिन इसी युद्ध में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उलटफेर हुआ, क्योंकि इस बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को नहीं, बल्कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करते ही उसकी हत्या कर दी। और 1192 में मोहम्मद गौरी के ही द्वारा हिंदुस्तान में स्थापना कर दी गई मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन की। और अभी तक दिल्ली चौहानों की थी, लेकिन 1193 में मोहम्मद गौरी के द्वारा दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया गया, अपनी कैपिटल बना लिया गया। लेकिन वो पृथ्वीराज चौहान जो बार बार मोहम्मद गौरी को हरा दिया करता था, वो इतने बड़े उलटफेर का शिकार कैसे हो गया? क्योंकि आप जानते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, राजा जयचंद ने मदद की थी मोहम्मद गौरी की। क्योंकि राजा जयचंद को तो केवल पृथ्वीराज चौहान से बदला लेना था, इसीलिए राजा जयचंद ने इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की मदद की पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ।
और राजा जयचंद की ही मदद से मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड पृथ्वीराज चौहान और हिंदुस्तान में स्थापना हुई मुस्लिम रूल या मुस्लिम शासन की। लेकिन यहां पर यदि हम पृथ्वीराज रासो की बात करें या चंद्रबरदाई की बात करें तो हम जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में इस कहानी का क्लाइमैक्स कुछ और गढ़ा है, जिसे ज्यादातर इतिहासकार काल्पनिक मानते हैं, फिक्शियस मानते हैं। और वो क्या? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया जरूर था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसने पृथ्वीराज चौहान को और मुझे यानी चंद्रबरदाई को अगवा किया था और वो हमें अगवा करके अपने साथ गजनी ले गया था। और जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई को लेकर गजनी चला गया तो वहीं पर मोहम्मद गौरी के दरबार में पृथ्वीराज चौहान को पेश किया गया। पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और उसे पेश किया गया मोहम्मद गौरी के सामने। मोहम्मद गौरी ने देखा कि पृथ्वीराज चौहान निडर और बिल्कुल बिना भय से आंखों में आंखें डालकर घूर रहा था मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से नजरें नीची करने के लिए कहा तो पृथ्वीराज चौहान नहीं डरा और फिर भी मोहम्मद गौरी को घूरता रहा आंखों में आंखें डालकर। इसी बात से नाराज होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को अंधा करवा दिया। पृथ्वीराज चौहान की आंखें फुड़वा दी गई, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को तो शब्द भेदी बाण चलाना आता था। शब्द भेदी बाण चलाने का मतलब है कि टारगेट को देखने की जरूरत ही नहीं है। यदि केवल आवाज सुनकर भी पृथ्वीराज चौहान तीर चला दे तो तीर बिल्कुल सही जाकर निशाने पर लगे। एक बार जब गजनी में राजकीय खेलों का आयोजन करवाया गया और जब राजकीय खेलों का लुत्फ उठा रहा था मोहम्मद गौरी अपने सिंहासन पर बैठकर, तो वहीं पर अंधा पृथ्वीराज चौहान बेड़ियों में जकड़ा खड़ा था। चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने ही मोहम्मद गौरी से जाकर कहा कि मेरे मित्र पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना आता है, यदि आप चाहें तो इस कला का कौशल मैं आपको दिखा सकता हूं। मोहम्मद गौरी को मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ तो मैंने मोहम्मद गौरी को चैलेंज कर दिया, शर्त लगा ली कि यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो एक बार पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खोल दीजिए और उसके हाथों में एक तीर और एक कमान दे दीजिए। मोहम्मद गौरी के अंदर क्यूरियोसिटी जागृत हुई या जागरूकता पैदा हुई। बस मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की बेड़ियां खुलवाई और उसके हाथ में एक तीर और एक धनुष दे दिया। और जब पृथ्वीराज चौहान के हाथ में तीर कमान आए तो चंद्रबरदाई ऐसा लिखता है कि मैंने ही जाकर पृथ्वीराज चौहान को सचेत किया और पृथ्वीराज चौहान से कहा, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान। ये फेमस कविता है जो पृथ्वीराज रासो में लिखी है। इसने कहा कि मैंने पृथ्वीराज चौहान से जाकर कहा कि पृथ्वीराज चौहान तुम्हारे और मोहम्मद गौरी के बीच में 4 बांस और 24 गज का फासला है और ऊपर सिंहासन पर सुल्तान बैठा है, इसलिए चूकना मत चौहान, क्योंकि मौका भी एक ही है और तीर भी एक ही है। बस चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का आदेश दीजिए। जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीर चलाने का आदेश दिया तो जहां से आवाज आई पृथ्वीराज चौहान ने तीर वहीं चला दिया। तीर जाकर लगा मोहम्मद गौरी को और मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो गया। और पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के दूसरे युद्ध में अपनी हार का बदला ले लिया मोहम्मद गौरी से और मार डाला मोहम्मद गौरी को। लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ था। हुआ कैसा था? दोनों के बीच 2 बैटल्स लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और हिंदुस्तान में स्थापना कर दी मुस्लिम शासन की, मुस्लिम रूल की 1192 में। और 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया। लेकिन आप जानते हैं वी आर ब्लडी इंडियंस, हमें तो हर स्टोरी का क्या चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए। इसीलिए जब भी हम डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, कोई भी सीरियल देखते हैं या पृथ्वीराज चौहान मूवी देखते हैं तो वहां पर हमेशा कहानी का क्लाइमेक्स वही होता है जो पृथ्वीराज रासो में लिखा है। किसने? चंद्रबरदाई ने। सच बात क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आपको केवल और केवल 2 युद्ध याद रखने हैं, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद जिस साल तराइन का सेकंड बैटल, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, उसी साल जब मोहम्मद गौरी की सेना गजनी से हिंदुस्तान आई, तो ध्यान रखेंगे उसी साल 1192 में ही
हिंदुस्तान आए एक प्रसिद्ध सूफी संत जिन्हें हम जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। 1192 में 1192 में ही या 1192 में ही हिंदुस्तान आए एक प्रसिद्ध सूफी संत जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ध्यान रखेंगे, इन्होंने ही हिंदुस्तान में आकर सूफीज्म या सूफी मत की स्थापना की और जाकर अपनी कॉटेज, अपनी कुटिया राजस्थान के ही अजमेर नामक स्थान पर बनाई। वहीं पर रहकर इन्होंने सूफीज्म का प्रचार किया। इनकी मृत्यु भी अजमेर में ही हुई। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही कब्र को हम जानते हैं दरगाह अजमेर शरीफ के नाम से। क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं कि बताइए जो अजमेर शरीफ की दरगाह है वो किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पर है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ग्यारह सौ बयानवे में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान में आए और इन्होंने ही सूफीज्म का प्रचार करके अजमेर में अपनी कॉटेज, कुटिया बनाई और इन्हीं की कब्र ही तो क्या है, दरगाह अजमेर शरीफ। तो फाइनली 1192 में हिंदुस्तान में सूफीज्म की भी स्थापना हो गई और 1192 में ही हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की भी स्थापना कर दी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब दिल्ली मोहम्मद गौरी की राजधानी थी जो उसने 1193 में बनाई, 1194 में। लेकिन हम सब जानते हैं कि राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद जरूर की थी, लेकिन राजा जयचंद मोहम्मद गौरी का रिश्तेदार थोड़ी लगता था। मोहम्मद गौरी का तो उद्देश्य केवल और केवल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करके उसका विस्तार करना था। इसीलिए अगले ही साल मोहम्मद गौरी अटैक्ड ऑन जयचंद। अगले ही साल मोहम्मद गौरी ने जयचंद पर आक्रमण किया और 1194 में लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध जो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर का युद्ध। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी डिफीटेड एंड किल्ड जयचंद। और इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या कर दी। इलेवन 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित करके उसकी हत्या की। लेकिन ध्यान रखेंगे, इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मोहम्मद गौरी के ही एक स्लेव ने, एक गुलाम ने। और आप जानते हैं ये मोहम्मद गौरी का दामाद भी लगता था, जिसे हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया तो अपने साथ हजारों गुलाम लेकर आया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने अपने हजारों गुलामों में या इसके जो हजारों गुलाम थे उसमें मोहम्मद गौरी के सबसे खास और सबसे विश्वास पात्र, सबसे करीबी 4 गुलाम हुआ करते थे, जिनमें एक था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था यलदौज, एक था कुबाचा और एक था बख्तियार खिलजी।
बख्तियार खिलजी। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट ही बख्तियार खिलजी के द्वारा करवाया गया था। मोहम्मद गौरी ने जब चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया, इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की ही वजह से चंदावर के युद्ध को जीता मोहम्मद गौरी। और ध्यान रखेंगे, इसी बात से खुश होकर मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना आर्मी चीफ या अपना सेनापति बना लिया। और चंदावर का युद्ध जीतने के बाद 1194 में ही मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य का केयरटेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से कहा कि हम हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे, तो हमने हिंदुस्तान में मुस्लिम शासन की तो स्थापना कर दी है, अब यहां पर मुस्लिम या इस्लाम धर्म के प्रचार की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। और यही जिम्मेदारी सौंपकर वो वापस गजनी लौट गया। नोट कर लीजिए जल्दी। इलेवन 1194 में हिंदुस्तान के अपने साम्राज्य का केयरटेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर मोहम्मद गौरी वापस लौटा। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1194 में हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद बनवाई गई, जो कहलाती है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान में बनवाई गई सबसे पहली मस्जिद थी, जिसे हम कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के नाम से जानते हैं। और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई दिल्ली में, और दूसरी मस्जिद अजमेर में बनवाई गई, जो कहलाती है 2.5 दिन का झोपड़ा। जो बनवाई गई अजमेर में। 1194 में ही कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुरु दिल्ली के एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। और अपने ही गुरु के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा 1199 ईस्वी में नींव रखवाई गई हिंदुस्तान की सबसे ऊंची मीनार की, जो कौन सी है? कुतुब मीनार। हम सब जानते हैं भारत की सबसे ऊंची मीनार ही कौन सी कहलाती है? कुतुब मीनार। इसकी नींव 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के ही द्वारा रखवाई गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे 1229 में कंप्लीट करवाया गया था। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था, बिल्कुल उसी तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम और दामाद कौन हुआ करता था?
इल्तुतमिश हुआ करता था, इसी ने 1229 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इसके बाद 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान वापस लौटा और 1 साल तक हिंदुस्तान में रहने के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वापस अफगानिस्तान की गजनी लौटने लगा। और जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस जा रहा था, किसके साथ? उसके साथ जा रहा था इल्तुतमिश। जब मोहम्मद गौरी गजनी वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही कश्मीर के पास उसकी भिड़ंत हुई जाटों से। खोकर कम्युनिटी के जाट या खोकर जाटों से भिड़ंत हुई मोहम्मद गौरी की, जिसमें बुरी तरीके से घायल हुआ मोहम्मद गौरी और सरवाइव नहीं कर पाया। और 1206 ईस्वी में इन 1206 मोहम्मद गौरी डाइड। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई। कैसे हुई? ध्यान रखेंगे, जब भी मृत्यु का सवाल आता है या जब भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इस शासक की मृत्यु कैसे हुई, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जाम में केवल और केवल उन्हीं शासकों की मृत्यु के बारे में पूछा जाता है जो अजीबो गरीब तरीके से मरे हैं। कभी नहीं एग्जाम में पूछेंगे महमूद गजनवी कैसे मरा, कभी नहीं पूछेंगे एग्जाम में मोहम्मद गौरी कैसे मरा। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए अपने घोड़े से नीचे गिरकर मर गया था, इसलिए पूछ लेंगे। कभी नहीं पूछेंगे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कैसे मरा, बाबर कैसे मरा। हाँ, हुमायूं कैसे मरा जरूर पूछ लेंगे, क्योंकि अपने ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हुई। हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है लिखने की, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जाटों के साथ ही संघर्ष करते हुए या खोकरों के साथ संघर्ष करते हुए ही मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई थी 1206 ईस्वी में। और जैसे ही मोहम्मद गौरी मरा तो आप जानते हैं कि गजनी से लेके हिंदुस्तान तक फैले हुए साम्राज्य का अब उत्तराधिकारी कौन होगा, अब केयरटेकर या अगला सक्सेसर कौन होगा, यही सबसे बड़ा सवाल उठा। बस फिर क्या था, मोहम्मद गौरी का साम्राज्य जो अफगानिस्तान के गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक फैला था, उस साम्राज्य का विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, और वो साम्राज्य मोहम्मद गौरी के ही 3 गुलामों में बांट दिया गया। 3 कौन कौन से गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज और कुबाचा। कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का साम्राज्य मिला, क्योंकि आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की थी। इसके बाद यल्दौज को दिया गया गजनी का साम्राज्य और कुबाचा को दिया गया अफगानिस्तान का काबुल और कंधार। और आप जानते हैं जैसे ही मरता है मोहम्मद गौरी, जैसे ही 1206 में मृत्यु होती है मोहम्मद गौरी की, तो बस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हिंदुस्तान के सबसे पहले मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। और बस 1206 ईस्वी से ही शुरू होती है दिल्ली सल्तनत। तो अब हम बात ही किसके बारे में करेंगे? अब हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो यहीं से मेडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। जल्दी से हेडिंग डालिए और अब हम पढ़ना शुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से लेके 1526 तक का पीरियड है। इसी को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। बारह सौ छह ईस्वी से 1526 अगले 320 साल का पीरियड ही क्या कहलाता है? दिल्ली सल्तनत कहलाता है। और ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश हुआ, जो भारत का सबसे पहला मुस्लिम वंश था, यही कहलाता है स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। 1206 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी। और हम जानते हैं द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और गुलाम वंश का संस्थापक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक।
लिखेंगे सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने शासन किया 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक। अभी तक मोहम्मद गौरी की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन जब गुलाम वंश की स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो इसने दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी दिल्ली को नहीं बल्कि लाहौर को बनाया। तो ध्यान रखेंगे, हिज फर्स्ट कैपिटल वॉज लाहौर। इसकी सबसे पहली राजधानी बनी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक, सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश को ही कहा जाता है फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम मुस्लिम वंश। और ध्यान रखेंगे, जब गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, तो शासक बनने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक डोनेटेड लैक्स ऑफ रुपीज इन सिटीजन्स, इसने अपनी जनता में लाखों रुपयों का दान किया या लाखों का दान किया। और हम सब जानते हैं, लाहौर की जनता ने ही खुश होकर इसे लाख बख्श की उपाधि दी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही क्या कहा जाता है, लाख बख्श कहा जाता है। और लाख बख्श का मतलब होता है लाखों बख्शने वाला या लाखों का दान करने वाला। हिंदुस्तान का सबसे पहला मुस्लिम वंश हुआ स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। और आप जानते हैं कि इसी को लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि शासक बनने के बाद इसने लाखों का दान किया। लेकिन महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की तरह सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि ही टुक द टाइटल ऑफ सिपहा सालार, इसने सिपहा सालार की उपाधि धारण की। सिपहा सालार का मतलब ही क्या है, सेनापति, आर्मी चीफ। क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था, इसीलिए सिपहा सालार की उपाधि लेकर शासन किया करता था। और ध्यान रखेंगे, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, जिसने कभी भी अपने सिंहासन का इस्तेमाल नहीं किया। ये मोहम्मद गौरी का खुद को एक गुलाम समझता था और हमेशा सेनापति की ही गद्दी पर बैठकर और सिपहा सालार की उपाधि लेकर ही शासन किया करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम और दामाद हुआ करता था इल्तुतमिश। और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने शासनकाल में बदायूं का राज्यपाल नियुक्त किया था। इसी के शासनकाल में बदायूं का गवर्नर या बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था इल्तुतमिश। आप जानते हैं बदायूं कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। केवल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन कर पाया कुतुबुद्दीन ऐबक, कि जब 1210 ईस्वी में ये पोलो खेल रहा था या चौगान खेल रहा था, तो पोलो खेलते हुए ही अपने घोड़े से ये नीचे गिरा और अपने ही घोड़े से गिरकर, हम सब जानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। सवाल पूछेंगे, घोड़े से गिरकर मरने वाला शासक इतिहास में कौन कहलाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ही चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिरकर मर गया था। कहां पर, ऑब्वियसली लाहौर में। और क्योंकि लाहौर में मरा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है, इसकी ग्रेव या इसकी कब्र या इसका मकबरा भी तो कहां पर होगा, लाहौर में। नोट कीजिए फटाफट से, तुरंत।
और ध्यान रखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इसी का पुत्र, इसी का बेटा सिंहासन पर बैठा और अगला शासक बना, जिसका नाम था आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसी का बेटा सिंहासन पर बैठा, जिसका नाम आराम शाह था। लेकिन कुछ ही महीनों तक आराम शाह शासन कर पाया गुलाम वंश में, लेकिन इसके शासक बनने की बात नहीं अच्छी लगी इल्तुतमिश को, जो बदायूं का राज्यपाल हुआ करता था। इल्तुतमिश ने कहा कि जिस तरीके से मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक था, बिल्कुल वैसे ही मैं कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी हूं और दामाद भी। इसीलिए सिंहासन का असली हकदार किसे होना चाहिए? मुझे होना चाहिए। इसीलिए आराम शाह के खिलाफ बगावत की इल्तुतमिश ने और 1211 ईस्वी में दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया पंजाब में, जो कहलाता है बैटल ऑफ जूड़, जो कहलाता है जूड़ का युद्ध, जो हुआ आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच। इसी युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित करके उसकी हत्या की और उसे सिंहासन से हटाकर दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का खुद शासक कौन बन गया? इल्तुतमिश। अगला लिखेंगे इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक रहा। बारह सौ ग्यारह ईस्वी से लेके 1236 ईस्वी तक गुलाम वंश का अगला शासक बना इल्तुतमिश। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश को ही क्या कहा जाता है? ही इज नोन एज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। He is considered as the actual founder of दिल्ली सल्तनत। इसी को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे, he is also known as फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया, और यही कहलाता है भारत का प्रथम सुल्तान। और ये भारत का प्रथम सुल्तान क्यों कहलाता है? भाई मैंने तो आपको बताया था कि महमूद गजनवी पहला मुस्लिम था जिसने हिंदुस्तान में सुल्तान और गाजी की उपाधि ली थी, लेकिन भारत में सबसे पहला सुल्तान इल्तुतमिश कहलाता है, क्योंकि इल्तुतमिश को ही ऑफिशियली या लीगली सबसे पहले सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफाओं के द्वारा दी गई थी। इसीलिए वैधानिक तौर पर या ऑफिशियली हिंदुस्तान का पहला सुल्तान कहलाता है इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना या दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तो दिल्ली सल्तनत पर नजर पड़ी यलदौज की, उस यलदौज की जिसे गजनी का साम्राज्य मिला था। इसीलिए दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने के ही उद्देश्य से 1215 ईस्वी में यलदौज अपनी सेना लेकर आया और उसने इल्तुतमिश के खिलाफ अटैक किया और लड़ा गया थर्ड बैटल ऑफ तराइन। लिखेंगे तराइन का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का तृतीय युद्ध, जो इल्तुतमिश और यलदौज के बीच लड़ा गया।
1215 ईस्वी में लड़ा गया तराइन का तीसरा युद्ध और द थर्ड बैटल ऑफ तराइन, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच लड़ा गया, और इसी में इल्तुतमिश डिफीटेड यल्दौज। इसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को पराजित किया और यल्दौज अपनी सेना लेकर वापस भाग खड़ा हुआ। कहां पर? गजनी, जहां से वो आया था। अगली महत्वपूर्ण घटना जो इल्तुतमिश के ही शासनकाल में घटित हुई वो था, लिखेंगे, इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान या चंगेज खां का आक्रमण। आपसे पूछेंगे बताइए चंगेज खान किस सुल्तान के शासनकाल में हिंदुस्तान आया था, तो ध्यान रखेंगे इल्तुतमिश के शासनकाल में। इन्वेजन ऑफ गेंगिस खान, ये जो गेंगिस खान था ये कहां से आया था? ये मंगोलिया से आया था। ये एक मंगोल शासक था, मंगोलॉइड रूलर था। और यदि चंगेज खान की बात करें तो ध्यान रखेंगे हिज एक्चुअल नेम वॉज तैमुजिन। इसका वास्तविक नाम तैमुजिन था। बारह सौ 21 ईस्वी में ही एक मंगोल शासक, एक मंगोलॉइड रूलर जिसे हम चंगेज खान के नाम से जानते हैं, जिसका वास्तविक नाम तैमुजिन था, वो हिंदुस्तान आया था और उसने यहां पर आकर अटैक किया था। क्यों किया था? क्योंकि चंगेज खान के छोटे भाई की हत्या एक उज्बेक शासक ने कर दी थी जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। उसी जलालुद्दीन मंगबरनी को ही मारने के लिए हिंदुस्तान के सिंध तक आया था चंगेज खान, और उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या की और वो सिंध से ही वापस लौट गया था। कहां पर? मंगोलिया। लेकिन उसने आकर दिल्ली सल्तनत पर अटैक नहीं किया था। लेकिन हिंदुस्तान में चंगेज खान का आ जाना ही एक ऐतिहासिक घटना है। इसीलिए हम याद रखते हैं कि जो चंगेज खान था उसने इल्तुतमिश के ही शासनकाल में भारत में क्या किया? आक्रमण किया। लेकिन भारत पर नहीं किया, केवल भारत में किया, ये सिंध तक आया था। इल्तुतमिश के ही द्वारा दिल्ली सल्तनत में चांदी एवं तांबे के सिक्के चलवाए गए, और ध्यान रखेंगे इसके द्वारा चलवाए गए सिल्वर कॉइन्स या चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका या टका। इसके द्वारा चलवाए गए चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका या टका, और इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत में जो कॉपर कॉइन्स, जो तांबे के सिक्के चलवाए गए थे, वो कहलाते थे जीतल। इसी ने दिल्ली सल्तनत में चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाया। और दिल्ली सल्तनत की मुख्य रूप से करेंसी, मुद्रा ही क्या हुआ करती थी? चांदी का टंका या टका और तांबे का जीतल। और इसके अलावा यदि आपसे पूछें कि दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, आधिकारिक भाषा क्या थी, तो हम सब जानते हैं दैट वाज पर्शियन, फारसी। दैट वाज पर्शियन या फारसी। Next, Iltutmish started the system of तुर्काने चहलगानी और दल चालीसा। इल्तुतमिश के ही द्वारा तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा की शुरुआत की गई। क्या था तुर्काने चहलगानी या दल चालीसा? इल्तुतमिश के हजारों गुलाम थे, लेकिन इल्तुतमिश के हजारों गुलामों में इल्तुतमिश ने अपने सबसे खास, सबसे करीबी और सबसे विश्वास पात्र 40 गुलामों को अपना प्रशासक बनाया था,
और उन्हीं 40 गुलामों का ही दल, ग्रुप ही क्या कहलाता था? दल चालीसा कहलाता था। और ये व्यवस्था तुर्काने चहलगानी कहलाती थी। जहां भी सुल्तान जाया करता था वहां पर उसके दल चालीसा के 40 लोग भी मौजूद हुआ करते थे। अपने आप को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए ही ये तुर्काने चहलगानी की शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा, जो बेसिकली 40 गुलामों का या 40 स्लेव्स का ही एक ग्रुप हुआ करता था, एक संगठन हुआ करता था। इसके अलावा इल्तुतमिश ऑल्सो स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश के ही द्वारा इक्ता प्रथा की भी शुरुआत की गई। इक्ता सिस्टम क्या हुआ करता था? इल्तुतमिश के शासनकाल में सैनिकों को वेतन या सैलरीज नहीं दी जाती थी, बल्कि युद्ध में लूटी हुई संपत्ति और हड़पी हुई जमीनें ही सेना नायकों में बांट दी जाती थी। और ध्यान रखेंगे, युद्ध के बाद दिए जाने वाले प्रांत या प्रोविंसेस को ही क्या कहा जाता था? इक्ता कहा जाता था। और जिन्हें वो दिया जाता था वो कहलाता था वहां का इक्तेदार। कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत में प्रोविंस हेड या एक तरीके से प्रांत अधिकारी ही क्या कहलाता था? इक्तेदार कहलाता था। और जो इक्ता उसे दिया जाता था वहां से टैक्स वसूल करने और रेवेन्यू जनरेट करने का काम ही किसका था? उस इक्तेदार का हुआ करता था, जिसे हम इक्तेदारी कहा करते थे। तो ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे इक्ता पूछे, चाहे आपसे इक्तेदार पूछे, चाहे आपसे इक्तेदारी पूछे, ये शुरू करने वाला ही कौन हुआ? इल्तुतमिश हुआ। 1229 में ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। और ध्यान रखेंगे, इसी साल 1229 में ही शिफ्टेड हिज कैपिटल। इसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को भी शिफ्ट किया, स्थानांतरित किया। अभी तक दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर हुआ करती थी, लेकिन इसे लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। और लाहौर के बाद हम सब जानते हैं दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी क्या बना दी गई? दिल्ली बना दी गई। इल्तुतमिश के 4 बेटे थे, लेकिन चारों के चारों बेटे अयोग्य थे। और इल्तुतमिश अच्छी तरीके से जानता था कि इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसका उत्तराधिकारी बनने के लायक हो। इसीलिए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी अपने चारों बेटों में से किसी को भी नहीं, बल्कि अपनी बेटी को घोषित किया, जिसका नाम था रजिया। क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था उसके मरने के बाद उसकी बेटी रजिया ही दिल्ली की अगली सुल्तान बने। इसीलिए 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई। इल्तुतमिश मरा, दिल्ली में मरा। इसीलिए ध्यान रखेंगे, इसका टॉम्ब या इसका मकबरा भी कहां पर है? दिल्ली में। और हम सब जानते हैं कि इल्तुतमिश के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह सिंहासन पर बैठ गया था इसकी मर्जी के खिलाफ। लेकिन रजिया के द्वारा अपने ही बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सिंहासन से हटाया गया। और फिर अगले 4 साल 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली की सुल्तान बनी, या भारत की या दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक बनी रजिया सुल्तान। तो यहां पर इल्तुतमिश होता है समाप्त। आज की क्लास को भी हम करते हैं समाप्त। कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम कहानी की शुरुआत करेंगे कहां से? रजिया सुल्तान से। और हम बात करेंगे गुलाम वंश में रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल मिलते हैं आपसे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।